अगर आप बैंक एम्प्लॉयज की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कंप्लायंस का कोर्स है इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स का मॉड्यूल ई, फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस अंडर फैमा एंड अदर रेगुलेशंस। हमने अपना यूनिट 6 शुरू किया हुआ था, दैट वाज अबाउट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रुपी और फॉरेन करेंसी वोस्ट्रो अकाउंट्स एंड रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स अकाउंट। ठीक है, अब तक इस चैप्टर के अंदर हमने 2 लेक्चर लिए हैं। उसके अंदर एक तो हमने पार्ट 1 कवर किया ऑफ द चैप्टर, दैट वाज अबाउट द ऑपरेशन ऑफ रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेस, कि उसमें हमने समझा वोस्ट्रो अकाउंट्स क्या होता है, उनमें उनकी ऑपरेशंस किस तरीके से होंगे, परमिटेड कुछ ट्रांजेक्शंस क्या हैं, रुपी ड्रॉइंग एग्रीमेंट्स किस तरीके से होते हैं और उसके अंदर कोलेटरल कवर जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे वो किस तरीके से होने वाले हैं। उसके बाद कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस क्या होंगी, कुछ रिपोर्ट स्टेटमेंट्स हमने देखी और कुछ हमने क्या देखे, एनुअल रिव्यूज देखे। ठीक है, नेक्स्ट हमने अपना सेकंड पार्ट शुरू करा था, दैट वाज अबाउट द अकाउंट्स ऑफ द नॉन रेजिडेंट बैंक, कि नॉन रेजिडेंट बैंक्स अगर इंडिया के अंदर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो किस तरीके से उनकी जो प्रोविजंस है उनको गवर्न किया जाएगा। उसके रिगार्डिंग हमने कुछ जनरल प्रोविजंस देखी, रुपी अकाउंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट बैंक देखे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग एंड रिसीविंग बैंक्स को देखा, रुपी रेमिटेंसेस इन केस आए हैं उनका रिफंड किस तरीके से इशू करा जाता है उसकी गाइडलाइंस को पढ़ा। उसके बाद जो भी हमारे पास ये अकाउंट्स पड़े थे नॉन रेजिडेंट बैंक्स के, उनके उस केस के अंदर ओवरड्राफ्ट और लोन फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड करी जा सकती हैं तो किस तरीके से करी जा सकती है, हमने उसको देखा। उसके बाद हमने इंटर बैंकिंग एक्सचेंज डीलिंग के बारे में पढ़ा। आज हम अपने टॉपिक जो कवर करने वाले हैं दैट विल बी अबाउट द डिपॉजिट्स एंड अकाउंट्स ऑफ द नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है, डिपॉजिट्स एंड अकाउंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट्स के अंदर हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ एग्जम्पशंस देखेंगे, एंड फिर हम कुछ देखेंगे जो एनआरआईज कुछ अपने डिपॉजिट अकाउंट्स यूज करते हैं उनमें क्या क्या चीजें होंगी, एस्क्रो अकाउंट्स को किस तरीके से यूज करा जाएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी इन इंडिया फ्रॉम एनआरआईज ऑन रिपार्टीशन बेसिस किस तरीके से होगा। ठीक है, अदर अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑथराइज्ड डीलर मेंटेनिंग फॉरेन करेंसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसके अंदर हमारे पास कुछ, इस आज के टॉपिक के अंदर हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, हम वो पहले डेफिनेशंस कवर करते हैं ताकि इस जो भी चैप्टर है उसको समझना इजी हो जाए, इस पार्ट को समझना हमारे लिए बहुत इजी हो जाए। डेफिनेशन से पहले हमारे पास आते हैं कुछ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सिर्फ बेसिकली इतना है कि जो भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया अगर वो डिपॉजिट्स और अकाउंट्स खुलाना चाहता है तो उसके ऊपर जो रेगुलेशंस लगती है वो कौन कौन सी लगती हैं। एक तो फैमा एक्ट लगता है 1999 वाला, एंड फैमा रेगुलेशन रिगार्डिंग डिपॉजिट्स 2000 की जो रेगुलेशंस है वो इन अकाउंट्स के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है, इन रेगुलेशंस के अंदर नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड फॉरेन नेशनल ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, डिपॉजिट्स को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एनआरआईज एंड पीआईओस के लिए कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नोटिफाई करे गए हैं कि आप कौन कौन से अकाउंट्स खुलवा सकते हो। हम सारे अकाउंट्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज डेफिनेशंस में सबसे पहले आता है ऑथराइज्ड बैंक की डेफिनेशन। ऑथराइज्ड बैंक बेसिकली कोई भी ऐसा बैंक जिसको आरबीआई ने परमिट करा है कि आप क्या कर सकते हो, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का अकाउंट खोल सकते हो। इसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स भी आ जाते हैं, तो कोई ऐसा बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक जिसको आरबीआई ने परमिट करा कि आप पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का अकाउंट खोल सकते हो उसको हम कहते हैं ऑथराइज्ड बैंक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है दैट इज ऑफ द ऑथराइज्ड डीलर। ऑथराइज्ड डीलर एक ऐसा बंदा जो सेक्शन 10 ऑफ फैमा एक्ट के अंदर जिस पर्सन को ऑथराइज किया गया है टू डील इन द फॉरेन एक्सचेंज, उसको हम टर्म बोलते हैं एक्सचेंज डीलर के नाम से, ऑथराइज्ड डीलर के नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है दैट इज ऑफ द डिपॉजिट। डिपॉजिट्स इंक्लूड डिपॉजिट्स ऑफ मनी विद द बैंक, कंपनी, प्रोप्राइटरी कंसर्न, प्रोप्राइटरशिप फर्म, कॉर्पोरेट बॉडी, ट्रस्ट और एनी अदर पर्सन। मतलब इन लोगों के साथ जो भी आपने पैसा रखा है, डिपॉजिट करवाया है, उसको हम डिपॉजिट का टर्म दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आती है दैट इज ऑफ द नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन रेजिडेंट इंडियन मतलब एक ऐसा बंदा जो इंडियन सिटीजन है बट एट प्रेजेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, उसको हम बोलेंगे नॉन रेजिडेंट इंडियन। इसको अगर आप पार्ट्स में पढ़ो, नॉन रेजिडेंट अलग है, इंडियन अलग, मतलब बंदा इंडियन ही है, इंडिया की सिटीजनशिप रखता है बट वो नॉन रेजिडेंट है। ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि जो रूल्स गवर्न करते हैं रिगार्डिंग सिटीजनशिप के रूल्स जो गवर्न होते हैं वो होते हैं अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। बट अगर एक पर्सन रेजिडेंट है या नहीं नॉन रेजिडेंट है वो डिपेंड करता है वो पर्सन कितनी देर इंडिया के अंदर उसने स्टे करा है।
तो उसके लिए कुछ मिनिमम डेज रखे गए हैं कि अगर एक पर्सन इतने पीरियड के लिए इंडिया के अंदर रहता है तो उसको हम रेजिडेंट बोलते हैं, और अगर उससे कम रहता है तो हम उसको नॉन रेजिडेंट बोलते हैं। तो एक ऐसा पर्सन इस केस के अंदर जो इंडिया का सिटीजन था बट वो स्पेसिफाइड पीरियड से कम टाइम के लिए इंडिया के अंदर स्टे उसने करा, तो उसको बोलेंगे कि वो पर्सन क्या है, एक नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है दैट इज ऑफ द पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर, फिर भी एक बार दोबारा डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम जो आगे अकाउंट्स देखने वाले हैं वो मेनली अकाउंट्स होने ही एनआरआईज और पीआईओस के वाले हैं। ठीक है, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान और सच अदर कंट्री एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड उसके ऊपर कुछ क्या लगा दी गई है, कंडीशंस लगा दी गई हैं। इनको हम एक चार्ट के थ्रू पढ़ते हैं। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक ऐसा बंदा होगा जो एक रेजिडेंट होगा आउटसाइड इंडिया का, मतलब किसी और कंट्री के रेजिडेंट हो गया अदर देन इंडिया, बट अगर वो बंदा बांग्लादेश, पाकिस्तान और कोई ऐसी कंट्री जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर दी गई है उसका रेजिडेंट है, चाहे वो नीचे वाली 4 कंडीशन फिर भी सेटिस्फाई कर देगा, बट उसको फिर भी हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है एंड बांग्लादेश और पाकिस्तान और अदर जो भी नोटिफाइड कंट्रीज उनका रेजिडेंट नहीं है एंड वो 4 कंडीशन ये फुलफिल करता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। 4 कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है ही वॉज अ सिटीजन, कि वो एक टाइम पे इंडिया का सिटीजन था एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, बट अब वो किसी और कंट्री का सिटीजन बन चुका है, तब उसको हम क्या बोलेंगे कि वो पर्सन क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है, वो पर्सन क्या था, इंडिया की जो टेरिटरी थी जो आफ्टर पार्टीशन बनी थी, आफ्टर 1947 बनी थी, वो उसका कभी ना कभी पार्ट था। अब वो चाहे किसी और कंट्री का सिटीजन है या किसी और कंट्री का रेजिडेंट, हम उसको यही बोलेंगे कि वो क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। सी पार्ट आता है कि ए या बी कैटेगरी वाले, चाहे वो ना ए कैटेगरी में आ रहा ना वो बी कैटेगरी में आ रहा, बट उसके वो किसी ए या बी कैटेगरी में आने वाले पर्सन का क्या था, या तो चाइल्ड है या ग्रैंड चाइल्ड है या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, चाहे वो अगर वो ए में भी नहीं आ रहा, बी में भी नहीं आ रहा, सी में भी नहीं आ रहा, बट वो ए बी या सी वाली कैटेगरी के किसी भी बंदे से शादी कर लेता है, तो उसको क्या हम बोलेंगे कि वो पर्सन क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। उसके साथ अगर सपोज कोई फॉरेन बंदा है, फॉरेन ओरिजिन का बंदा, वो इंडिया की सिटीजनशिप ले लेता है, वो इंडिया का सिटीजन बन गया, तो अगर कोई पर्सन उस पर्सन से भी शादी कर लेता है तो भी उसे क्या बोला जाएगा कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। इसकी एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, सपोज एक पर्सन है, पर्सन इज एस जी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि वो पैदा हुआ सपोज गुजरात के अंदर, ठीक है, बट उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है एज पर द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, वो लेट इट बी कनाडा का क्या है, सिटीजन है। ठीक है, बट तो अब बेसिकली क्या हुआ, अगर तो इसके पास सिटीजनशिप होती पहले कभी तो वो एक कैटेगरी में आता, बट इसके पास सिटीजनशिप थी ही नहीं, कनाडा का सिटीजन है बट वो गुजरात के अंदर पैदा हुआ था, तो वो क्या होगा, बी वाली कैटेगरी अंदर फॉल कर जाएगा कि हु बिलोंग्स टू इंडियन टेरिटरी आफ्टर पार्टीशन। इसके अंदर एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज वो ए कैटेगरी में भी नहीं आता, वो कभी सिटीजन था भी नहीं ना है, एंड वो पर्सन इंडियन टेरिटरी आफ्टर पार्टीशन में भी पैदा नहीं हुआ था, बट उसके जो पेरेंट्स हैं, चाहे उसके फादर, ठीक है, चाहे उसके ग्रैंडफादर और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर कभी इस एरिया के अंदर पैदा हुए थे, तो भी हम उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे। इसकी एक एग्जांपल में लेते हैं, जैसे एसजी था, ठीक है, इसके अंदर एसजी हमने क्या बोला कि वो गुजरात के अंदर पैदा हुआ था। हम ये एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारा पर्सन एसजी है ना, उसके जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स का नाम ले लेते हैं एसएसजी। ठीक है, पेरेंट्स एसएसजी, ये पैदा हुए थे गुजरात के अंदर। जो एसजी खुद है वो पैदा हुआ कनाडा के अंदर ही। ठीक है, अब वो कनाडा के अंदर पैदा हुआ है, ना उसके पास सिटीजनशिप है, ना वो इंडियन टेरिटरी से बिलोंग करता है, तो ना वो ए कैटेगरी में है ना बी कैटेगरी में है, बट उसके जो पेरेंट्स हैं वो ए या बी कैटेगरी के अंदर फॉल कर गए हैं, इसलिए एसजी अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें सपोज जो एसएसजी था वो पेरेंट्स ना होके उसका स्पाउस है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, एसजी कनाडा में पैदा हुआ, ना ए कैटेगरी में है ना बी कैटेगरी में है, ना उसके पेरेंट्स कभी इस ए कैटेगरी या बी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो वो खुद ए बी और सी कैटेगरी में से पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं बन सकता, बट वो ऐसे बंदे से शादी कर लेता है जो ए बी या सी कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है, तो भी हम क्या बोलेंगे, एसजी क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से, इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता क्या है।
एक बार इसको हम एग्जैक्ट डेफिनेशन बाय डेफिनेशन रीड कर लेते हैं. सो अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज अ पर्सन resident outside India who is a citizen of any country other than Bangladesh or Pakistan or such other country as may be specified by the central government, satisfying the following condition: who was a citizen of India by virtue of the Constitution of the India or by Citizenship Act 1955, or who belonged to a territory that became part of India after the 15th day of August 1947, or who is a child or grandchild or a great grandchild of a citizen of India of a person referred to in clause A or B, or who is a spouse of a foreign region of a citizen of India or spouse of foreign region of person referred to in clause A, B or C. कि आप ये चारों की चारों कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगली डेफिनेशन जो हमारे पास आती है दैट इज ऑफ द परमिसेबल करेंसी. परमिसेबल करेंसी कोई भी ऐसी करेंसी जो फ्रीली कन्वर्टेबल हो उसको हम परमिसेबल करेंसी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज के अंदर जो भी मेजर करेंसीज है लाइक यूएसडी, यूरो, ठीक है, जापान की जापानीज येन, ये फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज के अंदर आती हैं. तो इनको ही हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली परमिसेबल करेंसी बोल रहे हैं. ठीक है. उसके बाद पर्सन ऑफ इंडिया विल इंक्लूड एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 7A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955. कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 7 सब सेक्शन ए के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन ओवरसीज सिटीजन है एंड वो इंडिया का कार्ड होल्डर है तो भी उसको हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के अंदर काउंट करने वाले हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आती है दैट विज रिगार्ड टू द रिलेटिव. रिलेटिव की डेफिनेशन एग्जैक्ट सेम है जो हम कंपनीज एक्ट वाली डेफिनेशन पढ़ के आए थे. ठीक है, कि उसके अंदर कौन आएगा, पर्सन, उसके स्पाउस, उसके पेरेंट्स, हम ऑलरेडी वो डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, ये हमारे पास थी कुछ डेफिनेशंस. आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जम्पशंस. एग्जम्पशंस में बेसिकली क्या है कि जो भी हमें भी कंडीशंस पढ़ेंगे या जो भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो इन अकाउंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, तो उसके लिए कुछ हमारे पास एग्जम्पशन दी गई है. ठीक है, तो एग्जम्पशंस हमारे पास सबसे पहले क्या क्या है. Deposit in rupee accounts and special rupee accounts maintained by foreign diplomatic missions and diplomatic personals. ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले बेसिकली क्या आता है, डिप्लोमेटिक मिशंस. डिप्लोमेटिक मिशंस में कौन आता है, डिप्लोमेटिक मिशंस एंड डिप्लोमेटिक पर्सोनल्स. डिप्लोमेटिक मिशंस मतलब जो फॉरेन एम्बेसीज इंडिया के अंदर वर्क कर रही हैं. ठीक है, जो भी फॉरेन की एम्बेसी इंडिया के अंदर वर्क कर रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिप्लोमेटिक मिशन. ठीक है, फॉरेन एम्बेसी का जो स्टाफ होगा उसको कहा जाएगा डिप्लोमेटिक पर्सन. मतलब बेसिकली फॉरेन एम्बेसी डिप्लोमेटिक मिशन, उसका जो स्टाफ है वो होगा डिप्लोमेटिक पर्सनल्स. तो अगर वो रुपये अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं या स्पेशल रुपये अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी. उसके बाद वो अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, both diplomatic missions and diplomatic personals and non-diplomatic staff that are nationals of the concerned foreign currency and hold official passport of foreign embassies in India, उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी, बट उनके ऊपर कुछ कंडीशंस हैं. इसके अंदर कौन कौन काउंट हुआ, डिप्लोमेटिक मिशंस, फॉरेन एम्बेसीज, उनके अंदर करने वाला स्टाफ, डोमेस्टिक डिप्लोमेटिक पर्सोनल, लाइक आप जैसे वो होते हैं हमारे एम्बेसडर्स होते हैं दैट आर इन डिप्लोमेटिक पर्सोनल. उसके बाद जो नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ है बट वो फॉरेन कंट्रीज के नेशनल है और उनका ही पासपोर्ट हेल्ड करते हैं और इंडिया के अंदर रह रहे हैं, वो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स अगर मेंटेन कर रहे हैं तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होगी अगर वो फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. फॉलोइंग कंडीशंस क्या क्या हैं, सबसे पहले तो परमिसेबल क्रेडिट टू द अकाउंट विल बी इनवर्ट रेमिटेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया थ्रू बैंकिंग चैनल्स एंड ट्रांसफर of funds from the rupee account of the diplomatic missions in India which are collected in India as visa and credit to the such account. Second one is funds held in such account if converted in rupees cannot be converted back into foreign currency. Third, the account may be held in form of current or term deposit in case of diplomatic personnel and non-diplomatic staff may also be held in form of saving account. The rate of interest on saving or term deposit shall be as determined by authorized dealer. The funds in the account may be repatriated outside India without the approval of the Reserve Bank. तो हमारे ऊपर 5 कंडीशंस क्या क्या लगा दी गई. सबसे पहले परमिसेबल क्रेडिट. परमिसेबल क्रेडिट मतलब इस अकाउंट के अंदर पैसा किस किस तरीके से क्रेडिट करा जा सकता है. तो या तो आप क्या करो, फॉरेन से आप जो रेमिटेंस लेके आए हो
उसके थ्रू पैसा डिपॉजिट कराओ। सेकंड, अगर आप डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ एम्बेसी हो तो एम्बेसी क्या करती है, हमारे से वीजा फीस या अदर चार्जेस कलेक्ट करती है। तो अगर वो आपने कलेक्ट करके कहां डिपॉजिट कराया होगा, अपने रुपये अकाउंट में, तो वो पैसा आप अपने फॉरेन अकाउंट में अंदर ट्रांसफर कर रहे हो तो वो आपको परमिट करा गया है। इसके अलावा आप किसी भी तरीके का क्रेडिट नहीं कर सकते। सेकंड, इस अकाउंट के अंदर जो पैसा रखा हुआ था, अगर आपने उसको एक बार रुपीज के अंदर कन्वर्ट करा लिया तो दोबारा आप उसको फॉरेन करेंसी के अंदर कन्वर्ट नहीं करवा सकते। उसके बाद जो ये अकाउंट आपने खुलवाया है, ठीक है, जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो सिर्फ करंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद जो डिप्लोमेटिक पर्सनल्स होंगे और जो नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ होगा वो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट तीनों तरह के अकाउंट खुलवा सकते हैं। सो बेसिकली ऐसा क्यों है, क्योंकि जो डिप्लोमेटिक एजेंसी होगी है, डिप्लोमेटिक जिसको हम बोल रहे हैं, मिशन बोल रहे हैं, फॉरेन एम्बेसी, वो एक एंटिटी है, उनका सेविंग अकाउंट जनरली नहीं होता, तो उनको सिर्फ करंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने की परमिशन दी गई है। इन टर्न जो भी हमारे पास डिप्लोमेटिक पर्सनल्स होंगे या जो भी नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ होंगे वो कौन होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे। अगर वो इंडिविजुअल्स हैं तो उनको सेविंग अकाउंट खोलने की भी क्या दी गई है, एक्स्ट्रा से परमिशन दी गई है। उसके बाद जो भी आप सेविंग और टर्म डिपॉजिट्स खुलवाओगे उनके ऊपर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ऑथराइज्ड डीलर अपने बेसिस के ऊपर ही डिसाइड करेगा कि मेरे को कितना कितना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करना है। उसके बाद जो भी इस अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है आप उसको क्या कर सकते हो, इंडिया से बाहर लेके जा सकते हो विदाउट द अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक। ठीक है, तो ये 5 कंडीशंस थी। सो बेसिकली अगर फॉरेन मिशंस, डिप्लोमेटिक मिशंस एंड डिप्लोमेटिक पर्सनल्स रुपी अकाउंट के अंदर पैसा मेंटेन कर रहे हैं, स्पेशल रुपी अकाउंट के अंदर मेंटेन कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉरेन करेंसी अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं ये लोग, उसके लिए कुछ कंडीशंस है वो हमने पढ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास जो अकाउंट आते हैं जिन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट इज द डिपॉजिट विद ऑथराइज्ड डीलर्स मेंटेन्ड इन रुपीज बाय पर्सन रेजिडेंट इन नेपाल एंड भूटान। कि नेपाल एंड भूटान के लोगों ने अगर रुपी डोमिनेटेड डिपॉजिट दिए हुए हैं ऑथराइज्ड डीलर के पास, उसके ऊपर भी किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। उसके बाद जो भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल हो सकती है लाइक यूएन हो गया, WHO हो गया, मतलब जो मल्टीनेशनल मल्टी लेवल पे वर्क करती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर उन्होंने क्या कर रखे हैं, डिपॉजिट्स मेंटेन कर रखे हैं वो विद ऑथराइज्ड डीलर, एंड इंडिया क्या है उनका एक मेंबर नेशन है, तो उसके अंदर उस केस के अंदर किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर नहीं लगेगी। इसके साथ साथ अगर जो लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं या उनकी जो सब्सिडरीज है या उनकी जो एफिलिएट बॉडी है वो भी क्या कर सकती हैं, इंडिया के अंदर ऑथराइज्ड डीलर के साथ अकाउंट मेंटेन कर सकती हैं, उनके ऊपर भी कोई भी किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, सो ये थी कुछ एग्जम्पशंस जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती है रिगार्डिंग एनी प्रोविजन। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज द डिपॉजिट्स अकाउंट ऑफ एनआरआईज। ठीक है, कि जो एनआरआईज होते हैं वो कौन कौन से किस किस तरीके के अकाउंट्स हमारे पास मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो सबसे पहले अकाउंट की टाइप आती है जो हमारे पास है दैट इज नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट में एनआरई अकाउंट बोलने वाले हैं। नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, ई मतलब एक्सटर्नल, नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट एक्सटर्नल। ठीक है, सो सबसे पहले जो एनआरआईज हैं एंड जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको परमिट करा गया है कि वो क्या कर सकते हैं, ऑथराइज्ड डीलर के साथ, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक भी हो, अकाउंट अपने खोल सकते हैं और उनको मेंटेन कर सकते हैं, जिन अकाउंट्स को हम बोलेंगे एनआरई अकाउंट। ठीक है, ये किस स्कीम के अंदर खोले जाते हैं, एनआरई स्कीम, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट स्कीम के अंदर ये अकाउंट्स को खोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई इंडिविजुअल या एंटिटीज बांग्लादेश या पाकिस्तान नेशनैलिटी की हैं या एंटिटीज को पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग ओन करते हैं, अगर वो अपने एनआरआई अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या करनी पड़ेगी, आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के एनआरई अकाउंट्स नहीं खोले जाएंगे। बाकी कंट्रीज के लोगों के अकाउंट्स खोलने के लिए आपको आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो भी अकाउंट आप खुलवाओगे वो सेविंग में भी खोले जा सकते हैं, करंट हो सकते हैं, आरडीज हो सकती है और एफडी हो सकते हैं, किसी भी टाइप के अकाउंट्स आप क्या कर सकते हो, खुलवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद द अकाउंट शुड बी ओपन बाय द नॉन रेजिडेंट अकाउंट होल्डर हिमसेल्फ, नॉट बाय द होल्डर ऑफ द पावर ऑफ अटर्नी इन इंडिया। जनरली क्या होता है जब नॉन रेजिडेंट्स इन किसी भी कंट्री के साथ डील करते हैं, लाइक नॉन रेजिडेंट इंडिया के साथ डील कर रहा है, तो इंडिया वाले ऑपरेशंस करने के लिए वो क्या करते हैं, एक पर्सन अपने बिहाफ पे अपॉइंट करता है एंड उसको अपनी पावर ऑफ अटर्नी दे देता है, मतलब कि उसको एक पावर दे दी कि मेरे बिहाफ पे तो सारी चीजें कर सकता है। बट जब वो एनआरई अकाउंट खुलेगा तो एनआरई अकाउंट नॉन रेजिडेंट के नाम पे खुलेगा, उसके पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पे नहीं खुलेगा। उसके बाद जो ज्वाइंट, इस केस के अंदर आप ज्वाइंट अकाउंट्स भी खुलवा सकते हो। ज्वाइंट अकाउंट्स कौन कौन खोल सकते हैं, 2 or more NRI POIs और an NRI POI with a resident relative। बेसिकली 2 NRIs इकट्ठे खोल सकते हैं, NRI POI, NRI अपने रेजिडेंट रिलेटिव के साथ, मतलब किसी भी कॉम्बिनेशन में अकाउंट्स खोले जा सकते हैं। बट जो ये अकाउंट खोले जाएंगे वो फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस के ऊपर खोले जाएंगे। फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस में क्या होता है, अगर इसको वर्ड लिटरल वर्ड से देखें, फॉर्मर
और सर्वाइवर। फॉर्मर का मतलब जो पहले वाला है, सर्वाइवर मतलब जो बच गया, या तो पहले वाला बंदा या जो बच गया उसके बेसिस पे खोले जाएंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर एनआरई अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट की तरह खोला जाता है तो जो पर्सन एनआरआई है वो क्या होगा, वो प्राइमरी पर्सन होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी होल्डर, ठीक है। तो जो प्राइमरी होल्डर होगा वो क्या करेगा, सारे के सारे अकाउंट्स को गवर्न करेगा। तो जब तक एनआरआई और पीओ का लाइफ टाइम चल रहा है तो रेजिडेंट रिलेटिव है वो सिर्फ एज अ पावर ऑफ अटर्नी ही उस अकाउंट को होल्ड कर सकता है। जब एनआरआई पीओ की डेथ होगी तब वो अकाउंट क्या करेगा, उस पर्सन के नाम पे चला जाएगा, रेजिडेंट का वो अकाउंट हो जाएगा। सो बेसिकली फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस मतलब फॉर्मर नॉर्मली केसेस में जो भी बंदा पहले है, जो मतलब इन केस के अंदर एनआरआई पीओआई है, वो अकाउंट को होल्ड करेगा, अकाउंट को मेंटेन करेगा। सेकंड वाला पर्सन सेकेंडरी पर्सन होगा, वो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर की तरह ही इस अकाउंट को मेंटेन कर सकता है। सर्वाइवर जब वो पर्सन बच गया तो वो क्या कर सकता है, उस अकाउंट्स को नॉर्मली ट्रीट कर सकता है। उसके बाद जो भी जो एनआरई अकाउंट्स खोलेंगे उसके अंदर कुछ परमिसेबल क्रेडिट्स क्या होंगे, मतलब किस किस तरीके से इस अकाउंट के अंदर पैसा क्रेडिट करवाया जा सकेगा। तो सबसे पहले तो क्या है, प्रोसीड ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया इन एनी परमिटेड करेंसी। किसी भी परमिटेड करेंसी के अंदर आप इंडिया के अंदर इनवर्ड रेमिटेंसेस लेके आ रहे हो तो उसका पैसा इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट करवाया जा सकता है। उसके बाद अगर आपने कोई पर्सनल चेक ड्रॉन्स करे इन द परमिटेड फॉरेन करेंसी, उसका पैसा भी डाल सकते हो। आपने इंडिया के बाहर कुछ ट्रैवलर चेक्स खरीदे थे, उसको आप इन कैश करा के एनआरई अकाउंट्स के अंदर पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड्स ऑफ फॉरेन करेंसी बैंक नोट डिपॉजिट बाय द अकाउंट होल्डर ड्यूरिंग द विजिट्स टू इंडिया। बेसिकली एक बंदा था, वो इंडिया के अंदर आया, अपने साथ कुछ फॉरेन करेंसी नोट्स लेके आया। उसको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको याद हो तो जब भी जब वो इंडिया के अंदर एंटर कर रहा है उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मैं इतने फॉरेन करेंसी इतना डिक्लेरेशन इतनी करेंसी लेके आया हूं। वो पैसा क्या करता है, अगर वो अकाउंट में डिपॉजिट करवाता है ड्यूरिंग हिज विजिट्स टू इंडिया, वो भी इस अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर पर्सन का कोई एनआरई अकाउंट और है या उसका एफसीएनआर अकाउंट है, एफसीएनआर अकाउंट भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उस केस के अंदर भी वहां से ट्रांसफर करके इस अकाउंट के अंदर पैसा डाला जा सकता है। उसके अलावा उस पर्सन ने क्या करा था, इसी अकाउंट में से या किसी इनवर्ड रेमिटेंसेस में से कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी थी, वो इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो गई है तो उसमें से पैसा मिलेगा। उस पैसे को भी हम क्या कर सकते हैं, एनआरई इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इस अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट मिला है तो वो भी पैसा इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट करा जाएगा। उसके बाद आपने क्या करा था, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी थी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स करी किसके थ्रू थी, या तो आपने एनआरआई या एफसीएनआर या आउट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट करी थी, अगर उन पे कोई इंटरेस्ट मिलता है वो भी इस अकाउंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, डिपॉजिट करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिफंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अर्नेस्ट मनी। बेसिकली आपने क्या करा था, आपने कोई प्लॉट लेने थे तो उसके लिए हमें बेसिकली क्या करना था, जब बिड डालते हैं तो कुछ अमाउंट ऐसा एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करवानी होती है। तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि आपने डिपॉजिट करवा दी तो आप बिडिंग कर सकते हो। इनकेस आपको बिडिंग जीत जाते हो, आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। अगर आप बिडिंग नहीं जीतते हो तो क्या करा जाता है, आपको वो पैसा वापस दे दिया जाता है। तो अगर वो पैसा आपने दिया था फ्रॉम योर एनआरई अकाउंट, फ्रॉम एफसीएनआर अकाउंट और आउट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, एंड अगर अब वो पैसा आपको वापस मिल रहा है क्योंकि आपको वो बिड अलॉट नहीं हुई है, तो क्या करा जाएगा, वो पैसे को भी इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट करा जा सकता है। उसके बाद current incomes like rent, dividend, pension, interest, etc. of NRIs will be constructed as a permissible credit to their NRI account, provided that the authorized dealer is satisfied the credit represent current income of NRI holder and income tax there has been deducted paid thereof as case may be। बेसिकली जो भी आपकी करंट इनकम्स होंगी लाइक डिविडेंड रेंट पेंशन इंटरेस्ट एक्सेट्रा, किसी भी तरह की इनकम होगी उसको भी एनआरआई अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करा जा सकता है। बट बैंक को ये सेटिस्फाई करना है कि जो ये इनकम है, पहली बात तो उस एनआरआई पर्सन से ही रिलेट करती है। सेकंड चीज, जो भी पैसा, जो भी इन इनकम के ऊपर इनकम टैक्स कटने वाला था, या तो वो कट चुका है या उसको ऑलरेडी पे कर चुका है, तभी इस पैसे को क्या करा जाएगा, आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट करा जाएगा। उसके बाद आता है परमिसेबल डेबिट्स। परमिसेबल डेबिट्स में मतलब कि कौन किस किस तरीके से इस अकाउंट में से पैसा निकाला जा सकता है। सबसे पहले आता है लोकल डिस्बर्समेंट, आपने लोकल लोगों को पैसा पे करना है उसके लिए। आपने इंडिया के आउटसाइड रेमिटेंसेस करनी है उसके लिए। अदर एनआरई एफसीएनआर अकाउंट के अंदर आप क्या करना चाहते हो, पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, चाहे वो अपना ही अकाउंट है या किसी और पर्सन का अकाउंट है जो कि परमिसेबल था टू ओपन सच अकाउंट, तो उस केस में भी क्या करा जा सकता है, पैसा ट्रांसफर करा जा सकता है। उसके अलावा आप इस अकाउंट में से, जैसे हमने ऊपर देखा था कि अगर आपने इस अकाउंट में से कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हैं तो इन्वेस्टमेंट की मेच्योरिटी, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, तो अगर इस अकाउंट में से इन्वेस्टमेंट्स का पैसा हम ले सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट इन शेयर सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर ऑफ इंडियन कंपनी और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अंडर द जनरल स्पेसिफिक परमिशन ग्रांटेड बाय द रिजर्व बैंक। तो किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी इस अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद
कुछ हमारे पास रेगुलेशंस है रिगार्डिंग द सैंक्शन ऑफ लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ द फंड्स हेल्ड इन द एनआरई अकाउंट। बेसिकली अगर आपके एनआरई अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है तो उसको एज अ सिक्योरिटी रख के कि आपको जो लोन्स इशू करे जा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशंस हम उसको पढ़ने वाले हैं। सो ऑथराइज डीलर बैंक्स क्या कर सकते हैं, इस पैसे को एज अ सिक्योरिटी रख के लोन्स इशू कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिट, बट उसके अंदर जो भी यूजुअल मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स और वो आपको फुलफिल करनी ही है। उसके बाद जो अभी आपने लोन दिया है उसको ना तो क्या कर सकते आप इंडिया से बाहर लेके जा सकते, एंड उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पर्पस ही दिए गए हैं कि आप जो लोन लिया है वो इन्हीं पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। तो दो कंडीशंस क्या क्या हैं, ये ना तो उसको इंडिया से बाहर लेके जा सकते हो, एंड जो पर्पसेस आपको दिए गए हैं उसके अलावा और कहीं उसको यूज नहीं कर सकते। तो जो पर्पसेस दिए गए हैं जिनके लिए लोन यूज करा जा सकता है वो क्या क्या है। सबसे पहला इस पर्सनल पर्पस ऑन और फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ फ्री लैंडिंग और कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट बिजनेस। ठीक है, सबसे पहले आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए या बिजनेस एक्टिविटीज के लिए लोन ले सकते हो, बट आप रीलैंडिंग के लिए, किसी और को दोबारा लोन देने के लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए और रियल एस्टेट बिजनेसेस के लिए इस लोन को यूज नहीं कर सकते। सेकंड, मेकिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ऑन नॉन रिपार्टिशन बेसिस बाय वे ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल ऑफ इंडियन फर्म कंपनीज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द रेलेवेंट रेगुलेशंस मेड अंडर द एक्ट। आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर रहे हो ऑन नॉन रिपार्टिशन बेसिस कि आप उस इन्वेस्टमेंट को वापस नहीं लेके जाओगे, तो उसके अंदर आप लोन का पैसा यूज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप रेजिडेंशियल हाउस खरीदना चाहते हो तो उसके लिए भी लोन का यूज करा जा सकता है। बाकी इन पर्पसेस के अलावा आप किसी पर्पस के लिए भी लोन को यूज नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर जो लोन है वो किसी थर्ड पार्टी को दिया जाता है, there should be no direct or indirect foreign exchange consideration for the non-resident depositor agreeing to pledge his deposits to enable the resident individual firm to company to obtain such facilities। बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है, सिक्योरिटी दी किसी और पर्सन ने, लोन दिया जा रहा है किसी और पार्टी को, अगर ऐसी कोई चीज हो रही है तो उस केस के अंदर किसी भी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो एक तो क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एक पर्सन ऐसा करेगा ही क्योंकि अपने पैसे किसी की सिक्योरिटी के लिए देगा, तो कुछ लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए कमीशन चार्ज कर सकते हैं, बट अगर वो कोई फीस या कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है वो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर नहीं होना चाहिए, आईएनआर के अंदर ही वो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी इन केस अगर अकाउंट होल्डर को ये लोन सैंक्शन करा जाता है तो या तो वो डिपॉजिट्स के थ्रू या वो इनवर्ड रेमिटेंसेस के थ्रू क्या करेगा, इस अकाउंट को इस लोन को पे करेगा, या उसके एनआरओ अकाउंट के अंदर पैसा खड़ा है तो उसके थ्रू भी ये क्या कर सकता है, इस लोन को पे कर सकता है। उसके बाद ऑथराइज्ड डीलर में अलाउ their branches correspondent outside India to grant loan or in favor of non-resident depositor or the third parties at the request for deposit bona fide purpose against the securities held in the NRE account। बेसिकली इसमें क्या है कि पैसा सपोज उसका इंडिया के अंदर पड़ा है बट वो चाह रहा है कि लोन उसको बाहर दे दिया जाए, तो उस केस में इंडियन बैंक्स क्या कर सकते हैं, बाहर वाली ब्रांचेस को ये बोल सकते हैं कि इसका पैसा हमारे पास पड़ा है, हमने सिक्योरिटी रखा हुआ है, आप उसके बेसिस पे थर्ड पार्टी को ऐसी पर्सन को लोन प्रोवाइड कर दो, एंड इन केस उसके अंदर गारंटी जो दी गई है वो इन्वोक होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना, जो एनआरई अकाउंट का पैसा आपने बाहर भेजना पड़ेगा तो आपको क्या कर देना है, बाहर भेज देना है, उसको बाहर रेमिट कर देना। उसके बाद द फैसिलिटी ऑफ प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट विल नॉट बी अवेलेबल वेयर लोन अगेंस्ट सच डिपॉजिट्स आर अवेल्ड ऑफ। कि अगर आपने डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन ले लिया तो उसको उसके अंदर से आपको पैसा निकाल के नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम लोन की बात कर रहे हैं तो लोन के अंदर सभी तरीके की फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज आ जाती है। कि जब आप कह रहे हो कि हमें लोन प्रोवाइड करना है तो अगर आपने कोई भी फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी तो आप यही बोलेंगे कि आपने उसको लोन प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद इस अकाउंट से रिलेटेड हमारे पास कुछ अदर एस्पेक्ट्स आते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है, एनआरई अकाउंट शुड बी डेजिग्नेटेड एज रेजिडेंट अकाउंट और द फंड्स हेल्ड इन दिस अकाउंट मे बी ट्रांसफर टू द रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक है, जो एनआरई अकाउंट होंगे हम उसको रेजिडेंट अकाउंट्स की तरह ट्रीट करेंगे। अगर आप उसको रेजिडेंट अकाउंट की तरह ट्रीट कर रहे हो तो क्या कर सकते हो, आप उस अकाउंट के पैसे को रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हो एट द ऑप्शन ऑफ द अकाउंट होल्डर। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर ये कंडीशन तब आती है, सपोज एक पर्सन था, वो क्या था, इंडिया से बाहर चला गया। ठीक है, उसको इंडिया से बाहर इंप्लॉयमेंट करनी थी, इंडिया से बाहर चला गया तो वो इंडिया के अंदर स्टे नहीं कर पाया, तो वो दूसरी वाली कंट्री का क्या बन गया, सिटीजन बन गया। ठीक है, सिटीजन उसका रेजिडेंट बन गया, तो वो क्या हुआ, इंडिया का सिटीजन रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री, तो एनआरआई की कैटेगरी के अंदर आ गया। तो जो उसने अकाउंट खोला उस अकाउंट को हमने नाम दिया एनआरई अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ठीक है, बट अब वो इंडिया के अंदर वापस आ गया, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया, तो अब वो एनआरआई से क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। तो एनआरई अकाउंट के अंदर अगर वो बंदा रेजिडेंट बन जाता है तो उस बंदे को दो ऑप्शन दी गई हैं, या तो अपने एनआरई अकाउंट को रेजिडेंट अकाउंट में कन्वर्ट करा ले, या अगर रेजिडेंट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कराना चाहता, जो तेरे पास पैसा पड़ा है एनआरई अकाउंट के अंदर नॉन रेजिडेंट वाले पैसे में, उसको रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करा ले। ठीक है,
तो जब आपका चेंज इन द रेजिडेंशियल स्टेटस होगा तो आपको दो ऑप्शन प्रोवाइड करी जाएंगी, या तो आपको अपने अकाउंट का रेजिडेंट अकाउंट में कन्वर्ट करा लो या अपने पैसे को रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करवा लो। ठीक है, उसके बाद इन इवेंट ऑफ द डिसमाइज ऑफ एन अकाउंट होल्डर, मतलब अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उस अकाउंट के अंदर जो पैसा पड़ा है वो उसके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर रेजिडेंट जो नॉमिनी है वो रेमिटेंस ऑफ फंड्स आउटसाइड इंडिया की रिक्वेस्ट करता है ताकि बाहर की लाइबिलिटीज को पूरा करा जा सके, तो इस रिक्वेस्ट को हम आरबीआई को फॉरवर्ड कर देंगे एंड आरबीआई उस चीज को कंसीडर करेगा कि क्या ये रिक्वेस्ट हमने माननी है या नहीं माननी। उसके बाद ऑपरेशंस ऑन एन एनआरई अकाउंट में बी अलाउड इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ अटर्नी और अदर रेगुलेटरी ग्रांटेड इन फेवर ऑफ रेजिडेंट बाय द नॉन रेजिडेंट अकाउंट होल्डर, प्रोवाइडेड सच ऑपरेशंस आर रिस्ट्रिक्टेड टू विथड्रॉल फॉर लोकल पेमेंट्स और रेमिटेंस टू द अकाउंट होल्डर हिमसेल्फ थ्रू द बैंकिंग चैनल्स। In cases where the account holder or a bank designated by him is eligible to make investments in India, the power of attorney may be permitted to operate the account to facilitate such investment। कि हमने ऊपर क्या देखा था कि जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, किसी को एनआरई किसी को हम क्या कर सकते हैं अपनी पावर ऑफ अटर्नी भी दे सकते हैं। तो अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने किसी रेजिडेंट को क्या कर रखी है पावर ऑफ अटर्नी या कोई और रेगुलेटरी अथॉरिटी ग्रांट कर रखी है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है लोकल पेमेंट्स के लिए विड्रॉल करवा सकता है। ठीक है, रेमिटेंसेस करवा सकते हैं थ्रू बैंकिंग चैनल्स, और इन केस अगर वो पर्सन इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए एलिजिबल है जो भी नॉन रेजिडेंट था, तो पावर ऑफ अटर्नी जो बंदा है वो ऐसी इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट भी करवा सकता है। सो बेसिकली एनआरई अकाउंट जो है वो एक पावर ऑफ अटर्नी होल्डर के द्वारा भी क्या करा जा सकता है, ऑपरेट करा जा सकता है। बट जो रेजिडेंट पावर ऑफ अटर्नी होगा उसको कुछ चीजें करने की परमिशन नहीं है। परमिशन किस चीज की नहीं है? ओपन एन एनआरई अकाउंट, वो एनआरई अकाउंट नहीं खोल सकता क्योंकि एनआरई अकाउंट सिर्फ रेजिडेंट्स के खोले जाते हैं। उसके बाद रिपार्टिएट आउटसाइड इंडिया फंड्स हेल्ड इन द अकाउंट अदर देन टू द अकाउंट होल्डर हिमसेल्फ, कि जिस बंदे का अकाउंट है उसके अलावा वो अगर किसी को फंड्स रिपार्टिएट करना चाहता है तो पावर ऑफ अटर्नी नहीं कर सकता, वो पर्सन खुद कर सकता है, बट पावर ऑफ अटर्नी के बाद वो परमिशन नहीं है। उसके बाद मेक पेमेंट बाय वे ऑफ अ गिफ्ट टू रेजिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर, कि अगर किसी पर्सन को गिफ्ट देना है तो वो भी पावर ऑफ अटर्नी नहीं कर सकता। उसके बाद वो फंड्स को किसी और एनआरई अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये जो सारी ऑपरेशंस हैं ये एनआरई को जो भी नॉन रेजिडेंट होगा उसको खुद करनी पड़ेंगी, उसका पावर ऑफ अटर्नी होल्डर ये चीजें नहीं कर सकता। उसके बाद इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एनआरई अकाउंट्स इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एनआरई अकाउंट के अंदर जो पैसा रखा गया है उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता। ये स्कीम बेसिकली लाए क्यों गए थे? ताकि ज्यादा से ज्यादा एनआरई अकाउंट्स को खोला जा सके। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड जो भी टेनोर होगा वो टाइम टू टाइम क्या करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन ऑफ आरबीआई टाइम टू टाइम इशू करेगा। डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शन जो भी उनके द्वारा इशू की गई हैं उनके अंदर जो भी इंटरेस्ट और टेन्योर रहेगा वही सेम इसके ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसके बाद फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन एंड क्विकर प्रोसेसिंग ऑफ चेक ड्रॉन्स ऑन एनआरई अकाउंट्स ऑथराइज्ड डीलर बैंक शैल इशू चेक बुक्स कंटेनिंग अ स्पेशल सीरीज ऑफ चेक टू देयर कंस्टिट्यूएंट्स होल्डिंग एनआरई अकाउंट्स, की जो भी एनआरई अकाउंट्स होंगे, ठीक है, उनके जो भी पर्सन एनआरईज हैं, ठीक है, उनको अगर हम जो चेकबुक इशू कर रहे हैं उनके लिए क्या करना है, हमने स्पेशल सीरीज ऑफ चेक्स इशू करने हैं ताकि एनआरई अकाउंट्स के द्वारा जो चेक्स ड्रॉ किए गए हैं उनको इजिली आइडेंटिफाई करा जा सके एंड इजिली एंड क्विकली बेसिस पे उनको प्रोसेस करा जा सके। ठीक है, सो दिस वाज आवर फर्स्ट अकाउंट दैट वाज नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। अगर इसको रिवाइज करें फास्ट तो बेसिकली एनआरई और पीओएस खोल सकते हैं अकाउंट, बट बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को खोलने के लिए क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। अकाउंट किसी भी फॉर्म के अंदर खोला जा सकता है। जो भी अकाउंट है वो सिर्फ नॉन रेजिडेंट खुद खोल सकता है और पावर ऑफ अटर्नी नहीं खोल सकता। पावर ऑफ अटर्नी सिर्फ उसको क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। जॉइंट अकाउंट्स भी खोले जा सकते हैं बट वो होंगे फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस के ऊपर। परमिटेड क्रेडिट्स में क्या आता है, या तो बाहर से पैसा लेके आ रहे हो आप, ठीक है, या आप नोट्स डिपॉजिट करवा रहे हो, या किसी एनआरई एफसीनर अकाउंट से ट्रांसफर करा रहे हो, ठीक है, या आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने इस अकाउंट के अंदर से कोई इन्वेस्टमेंट्स करी थी, इन्वेस्टमेंट्स की मेच्योरिटी की अमाउंट मिल रही है, उस इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी क्या करा जा सकता है, इसके अंदर क्रेडिट करा जा सकता है। इनकेस आपको एप्लीकेशन और कोई अनअर्न्ड मनी की रिफंड आया वो भी इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट करवा सकते हो। उसके बाद आपकी करंट इनकम्स थी, अगर हम इंश्योर करवा सकते हैं कि वो एनआरआई से ही बिलोंग करती है एंड उसके ऊपर जो भी टैक्स था वो डिडक्ट हो चुका है तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा, इसके अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। परमिसेबल डेबिट्स में भी किस किस तरीके से इस अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है, लोकल डिसबर्समेंट के लिए, रेमिटेंसेस आउटसाइड इंडिया के लिए, अदर एनआरई एफसीनर अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, किसी भी चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप पैसा इसके अंदर से निकाल सकते हैं। इन अकाउंट्स को एज अ सिक्योरिटी रख के लोन्स प्रोवाइड करा जा सकता है, बट उसके अंदर जो भी यूजुअल मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आपको फॉलो करनी है। इसके अंदर आगे दो कंडीशंस है कि आपको कुछ पर्पस दिए गए हैं, उन्हीं पर्पस के लिए आप इस लोन को यूज कर सकते हो। सेकंड,
इस पैसे को आप इंडिया से बाहर लेके नहीं जा सकते। तो पर्पसेस कौन कौन से हैं जिसके लिए पैसा यूज करा जा सकता है लोन का? दैट इज द पर्सनल पर्पस फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। बट इसके अंदर आप एग्रीकल्चर के लिए, रीलैंडिंग के लिए और रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं खरीद सकते। आप रेजिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए अपना पैसा इस लोन का यूज कर सकते हो। उसके बाद आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो ऑन नो रिपार्टीशन बेसिस ओनली। अगर इस लोन का पैसा किसी थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है एज अ सिक्योरिटी रख के किसी और पर्सन का, तो हमें ये इंश्योर कराना है कि उसके अंदर किसी भी तरीके की फॉरेन एक्सचेंज कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर ये लोन आपको सैंक्शन किए गए थे तो लोन का पैसा या तो आपके डिपॉजिट से कट करा जाए या आप इनवर्ड रेमिटेंसेस लाके फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इसका क्या करोगे, पैसे को रीपे करोगे या आप अपने एनआर अकाउंट में से पैसे कटवा के इन लोन्स को रीपे करोगे। ठीक है। उसके बाद अगर ये पैसा आप क्या आप इंडिया के अंदर एज ए गारंटी रख के फॉरेन करेंसी के अंदर लोन लेना चाहते हो तो इंडियन बैंक्स अपनी ब्रांचेस को ये कह सकते हैं कि हमने पैसा गारंटी रखा हुआ है तो आप इसको लोन प्रोवाइड कर दो। तो वो भी चीज आपको क्या गई है, परमिट करी गई है। इन केस उस चीज की लिक्विडेशन होती है तो हमें क्या करना है, उन फंड्स को इंडिया से उस कंट्री के अंदर एमिट कर देना है। उसके बाद जिन डिपॉजिट्स के अंदर ये लोन अवेल करा गया है उन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट आपको प्री मेच्योर विड्रॉल की जो परमिशन है वो नहीं दी गई है। लोन की जो डेफिनेशन है उसके अंदर सभी तरीके की नॉन फंड बेस्ड और फंड बेस्ड जो है लिमिट्स आ जाने वाली है। उसके बाद अदर एस्पेक्ट्स में क्या आता है कि अगर किसी पर्सन का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो नॉन रेजिडेंट से रेजिडेंट के अंदर चेंज हो जाता है तो उसका जो एनआरई अकाउंट है या तो उसको रेजिडेंट अकाउंट में ट्रांसफर, रेजिडेंट अकाउंट में चेंज कर दिया जाएगा या उसके सारे पैसे को आरएफसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इन केस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी उसका नॉमिनी होगा उसको वो पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इन केस जो रेजिडेंट नॉमिनी है वो रेमिटेंस करना चाहता है आउटसाइड इंडिया ताकि वहां की लायबिलिटीज को मीट करा जाए तो ऐसी रिक्वेस्ट को आरबीआई को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा एंड आरबीआई उस चीज को कंसीडर करेगा। ठीक है। उसके बाद जो पावर ऑफ अटर्नी है वो इस अकाउंट्स को मेंटेन कर सकता है। उसके अंदर क्या क्या कर सकता है, वो लोकल पेमेंट के लिए विड्रॉल कर सकता है एंड अकाउंट होल्डर के ही पैसे में क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर अकाउंट में ही ट्रांसफर कर सकता है। अगर वो जो एनआरआई था वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए परमिसेबल है तो पावर ऑफ अटर्नी भी क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट से कर सकता है। उसके अलावा पावर ऑफ अटर्नी खुद एनआरआई अकाउंट्स नहीं खोल सकता, आउटसाइड इंडिया फंड्स को रिपार्टिएट नहीं कर सकता, गिफ्ट नहीं दे सकता और किसी एनआरआई अकाउंट के अंदर ट्रांसफर है जो वो नहीं कर सकता। उसके बाद इस अकाउंट के अंदर जो भी आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जो भी इसके अंदर आपने पैसा रखे उसके ऊपर वेल्थ टैक्स नहीं लगेगा। ये प्रोविजन अभी एप्लीकेबल नहीं है, रीजन बीइंग वेल्थ टैक्स अब इंडिया के अंदर ही नहीं लगता है। उसके बाद जो भी इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट या टेन्योर एप्लीकेबल होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन रिजर्व बैंक इन इंडिया। उसके बाद एनआरई अकाउंट्स के लिए जब आप चेक्स इशू करो तो आपको एक स्पेशल सीरीज ऑफ चेक्स देने हैं ताकि उन चेक्स को इजीली आइडेंटिफाई करा जा सके एंड जल्दी से जल्दी उनको प्रोसेस करा जा सके। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो अकाउंट की टाइप आती है दैट इज द फॉरेन करेंसी अकाउंट स्कीम, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट स्कीम जिसको हम एफसीएनआर बी अकाउंट बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक फॉरेन करेंसी रेजिडेंट अकाउंट्स भी होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब है हमारे पास फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट बैंक स्कीम जिसको शॉर्ट में हम एफसीएनआर बी अकाउंट बोलेंगे। सो एनआरआईज और पीआईओस क्या कर सकते हैं, ऐसे अकाउंट खोल सकते हैं। बट अगर वो रेजिडेंट्स हैं फ्रॉम अ कंट्री ऑफ बांग्लादेश और पाकिस्तान या कोई एंटिटी जिनके ओनर्स बांग्लादेश या पाकिस्तान से हैं, उनको अगर अपने एफसीएनआर बैंक अकाउंट खुलवाने हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो ये अकाउंट खोले जाएंगे वो किसी भी परमिसेबल करेंसी के अंदर खोले जा सकते हैं, बट जो ये अकाउंट होंगे वो सिर्फ एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट ही खोले जाएंगे। इसके अंदर सेविंग्स और करंट जो है वो चीज अलाउड नहीं है। उसके बाद अदर कंडीशन जो हमने ऊपर पढ़ी, क्रेडिट, डेबिट्स, पावर ऑफ अटर्नी, जॉइंट अकाउंट्स, ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा वाली जो एनआरआई अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल थी, सेम एफसीएनआर बैंक अकाउंट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाने वाली है। उसके बाद जो इंटरेस्ट एंड टेन्योर वाली कंडीशन थी कि एज पर द डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, सेम चीज यहाँ पे वो क्या है, एप्लीकेबल हो जाने वाली है। उसके बाद एनी इनलैंड मूवमेंट ऑफ फंड फॉर द पर्पस ऑफ ओपनिंग दिस अकाउंट एज वेल एज फॉर द रिपार्टीशन आउट ऑफ इंडिया बैलेंसेस हेल्ड इन दिस अकाउंट विल बी फ्री ऑफ इनलैंड एक्सचेंज और कमीशन फॉर द नॉन रेजिडेंट डिपॉजिटर्स। कि बेसिकली अगर इस अकाउंट के अंदर किसी नॉन रेजिडेंट ने पैसा रखा है एफसीएनआर बैंक अकाउंट के अंदर जो कि एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होगा, वो पैसा अगर वो इंडिया के अंदर मूव करना चाहता है या इंडिया के बाहर रिपार्टिएट करना चाहता है तो उसके लिए उसके ऊपर किसी भी तरीके का इनलैंड एक्सचेंज और इनलैंड कमीशन नहीं लगेगा, वो इस सबसे क्या होगा, फ्री होगा। ठीक है। सो दिस वाज आवर एफसीएनआर बैंक अकाउंट। ये मेजरली क्या है, मेजरली एनआरआई अकाउंट के जैसा ही है, सारी कंडीशन वैसी ही लगती हैं, बस इसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है एक तो ये है कि उनसे जब उन्हें मूवमेंट करनी है, रिपार्टीशन करनी है, उनके ऊपर इनलैंड एक्सचेंज और कमीशन नहीं लगेगा। सेकंड, जो ये अकाउंट खोला जाएगा वो सिर्फ एज अ एफडी ही खोला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो अकाउंट की टाइप आती है दैट इज नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट स्कीम जिसको हम शॉर्ट में एनआरओ अकाउंट्स बोलते हैं। तो जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हैं वो क्या कर सकते हैं, एनआरओ अकाउंट्स को खोल सकते हैं एंड उनको मेंटेन कर सकते हैं ताकि वो क्या करें,
इंडियन रुपी के अंदर जो ट्रांजेक्शन उनको फैसिलिटेट करवा सकें। ठीक है, पोस्ट ऑफिस भी क्या कर सकते हैं, इन लोगों के सेविंग अकाउंट्स खुलवा सकते हैं एंड ऑपरेशंस एज पर ऑपरेशंस को अलाउ करा जा सकता है एज पर द सेम टर्म्स एंड कंडीशन जो कि एनआरओ अकाउंट्स के ऊपर लगती हैं। ठीक है, उसके बाद जो एनआरओ अकाउंट्स होंगे वो करंट या सेविंग अकाउंट्स हो सकते हैं, कैन बी ओपन बाय फॉरेन नेशनल ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया विद फंड्स रेमिटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया थ्रू बैंकिंग चैनल और बाय वे ऑफ foreign exchange brought to by him in India। बेसिकली फॉरेन नेशनल ऑफ नॉन इंडियन रीजन मतलब जिसका दूर दूर से इंडिया से कोई रास्ता नहीं है, ना वो फॉरेन, ना वो इंडियन नेशनल है, ना वो इंडियन ओरिजिन का बंदा है, ना वो इंडियन रेजिडेंट है, ना वो इंडियन सिटीजनशिप है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉरेन नेशनल ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन। तो अगर वो बंदा इंडिया के अंदर विजिट कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, अपने फंड्स को एनआरआई अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके बैंकिंग फैसिलिटीज इन इंडिया का बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, उसके बाद जो उसके एनआरओ अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है, अगर वो बंदा वापस आ रहा है इंडिया से तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वो पैसा उसको पे कर दिया जाएगा। बट उसके अंदर कंडीशन क्या है, द अकाउंट हैज बीन मेंटेन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months एंड द अकाउंट हैज नॉट बीन कैरिड विद द एनी लोकल फंड्स अदर देन द इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। बेसिकली एक पर्सन जो फॉरेन नेशनल का है और नॉन इंडियन ओरिजिन का है वो भी अपने एनआरओ करंट या सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है। वो जब इंडिया के अंदर आया था जो पैसे लेके जो पैसे लेके आया था उसको इसके अंदर क्या कर सकता है, डिपॉजिट करवा सकता है। ठीक है, या फॉरेन अपनी कंट्री से इंडिया के अंदर रेमिट करवा के थ्रू बैंकिंग चैनल भी इस अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट करवाया जा सकता है। ठीक है, जब वो इंडिया से बाहर जा रहा है एंड वो इंडिया उसने ये अकाउंट 6 महीने से कम के लिए मेंटेन करा है एंड लोकल में से कोई भी पैसा कमा के इसके अंदर डिपॉजिट नहीं करवाया है, तो वो क्या करा जा सकता है, जब वो पर्सन लीव करेगा तो सारा का सारा पैसा उसको वापस दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स बाय इंडिविजुअल एंटिटीज ऑफ पाकिस्तान नेशनैलिटी ओनरशिप एंड एंटिटी ऑफ बांग्लादेश ओनरशिप रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक। सेम कंडीशन पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को ऐसे अकाउंट्स खोलने के लिए क्या करी जाएगी, रिजर्व बैंक की परमिशन लेनी पड़ेगी। बट इसके अंदर जो इंडिविजुअल जो बांग्लादेश है उनके लिए एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई है कि जो इंडिविजुअल जो बांग्लादेश है वो क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलिड वीजा वैलिड रेजिडेंशियल पर्पस, जो कि उनके फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस या फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के द्वारा इशू किया जाएगा, उसके बेसिस पे उनका एनआरओ अकाउंट खोला जा सकता है। बट जो एंटिटीज हैं जिनको बांग्लादेश ओनरशिप जिनको बांग्लादेश के लोग ओन करते हैं, पाकिस्तान के इंडिविजुअल्स या पाकिस्तान की एंटिटीज, उनके ऊपर ये रिलैक्सेशन अलाउड नहीं की गई है, उनको अकाउंट खोलने के लिए रिजर्व बैंक से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद जो अकाउंट्स खोले जा सकते हैं वो सेविंग, करंट, आरडी और एफडी के अंदर हो सकते हैं। बट अगर वो पर्सन फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन का है तो वो सिर्फ करंट और सेविंग अकाउंट ही खुला सकता है। ठीक है, उसके बाद अकाउंट्स जॉइंटली बेसिस पे भी खोले जा सकते हैं, वो फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस के ऊपर होंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इस अकाउंट के अंदर परमिसेबल क्रेडिट्स किस किस तरीके से हो सकते हैं, प्रोसीड ऑफ रेमिटेंसेस रिसीव्ड इन एनी परमिटेड करेंसी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स और एनी परमिटेड करेंसी टेंडर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ड्यूरिंग हिज टेंपरेरी विजिट्स इन इंडिया और ट्रांसफर फ्रॉम रुपी अकाउंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट बैंक्स। ठीक है, तो इन तरीके से क्या करा जा सकता है, इसके अंदर पैसा लाया जा सकता है। उसके बाद अगर इंडिया के अंदर उस अकाउंट होल्डर के कोई लेजिटिमेट ड्यूज थे वो भी पैसे इसके अंदर क्रेडिट करा जा सकता है। उसके बाद रुपी गिफ्ट मेड बाय रेजिडेंट टू द नो एनआरआई विद इन द लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर द एलआरएस स्कीम मे बी क्रेडिटेड टू द लेटर्स एनआरओ अकाउंट। कि अगर आपको कोई रेजिडेंट ने रुपी गिफ्ट लोन प्रोवाइड करा है टू इट्स एनआरआई रिलेटिव, वो भी एनआरओ अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट करा जा सकता है। परमिसेबल डेबिट्स अकाउंट से किस तरीके से पैसा निकलवाया जा सकता है, लोकल पेमेंट इन रुपीज इंक्लूडिंग पेमेंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द रेलेवेंट रेगुलेशन मेड बाय द रिजर्व बैंक। रेमिटेंसेस आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑफ करंट इनकम इन इंडिया ऑफ द अकाउंट होल्डर नेट ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस। करंट इनकम का जो पैसा आपने क्रेडिट करवाया उसके ऊपर अगर आपने टैक्सेस पे कर चुके हैं तो वो भी पैसा आप क्या कर सकते हो, रिपार्टेड कर सकते हो। उसके अलावा बैलेंसेस इन द एनआर अकाउंट कैन नॉट बी रिपार्टेड अब्रॉड एक्सेप्ट बाय एनआरआईज अप टू USD 1 million सब्जेक्ट टू द कंडीशन सेटिस्फाइड। कि एनआरआईज के अलावा अगर किसी पर्सन ने एनआर अकाउंट करवा रखे हैं तो वो पैसे रिपार्टेड नहीं कर सकते। एनआरआईज के ऊपर कुछ कंडीशंस लगी हैं, कंडीशंस क्या क्या हैं, कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करी गई हैं एंड वो जितना मैक्सिमम पैसा रिपार्टेड कर सकते हैं वो सिर्फ USD 1 million तक का पैसा रिपार्टेड कर सकते हैं। उसके बाद फंड्स कैन बी ट्रांसफर टू एनआरई अकाउंट विद इन हिज USD 1 million फैसिलिटी। कि अगर एनआरई है जो उसने अपना एनआरई अकाउंट खोल रखा है तो उसके अंदर भी वो पैसा ट्रांसफर कर सकता है सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ USD 1 million डॉलर्स। उसके बाद इन केसेस के अंदर क्या करा जाएगा, इस पैसे के अगेंस्ट आपको लोन प्रोवाइड करा जा सकता है टू द अकाउंट होल्डर टू द थर्ड पार्टी। बट जो भी यूजुअल नॉर्म्स है या जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स उनको हमने क्या करना है, कंप्लाई करना है।
उसके बाद जो भी आपको लोन दिया जाएगा वो आप प्री लैंडिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं करोगे। उसके बाद एनआरओ अकाउंट में भी डेजिग्नेटेड एज रेजिडेंट अकाउंट ऑन द रिटर्न ऑफ द अकाउंट होल्डर इन इंडिया फॉर एनी पर्पस इंडिकेटेड इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर एन सर्टेन पीरियड। बेसिकली जैसे हमने एनआरई अकाउंट के अंदर पढ़ा था कि वो जो पर्सन वापस इंडिया के अंदर आया वो रेजिडेंट बन गया, तो उस केस में जो उसका एनआरओ अकाउंट था उसको रेजिडेंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर कोई पर्सन है इंडिया से बाहर चला जाता तो जो उसका रेजिडेंट अकाउंट था उसको एनआरओ अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। बेसिकली एनआरआई से जब तुम रेजिडेंट बन गए तो आपका अकाउंट भी रेजिडेंट बना दिया जाएगा, तब जब तुम रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट बन गए तो आपका अकाउंट भी एनआरओ के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद जो पर्सन है जिन्होंने पावर ऑफ अटर्नी किसी पर्सन को दे रखी है तो वो क्या कर सकता है, एनआरओ अकाउंट को एज अ पावर ऑफ अटर्नी होल्डर भी क्या कर सकता है ऑपरेट कर सकता है। बट जो भी एनआरओ अकाउंट को ऑपरेट करेगा वो फॉर द लोकल पेमेंट और रेमिटेंसेस टू द नॉन रेजिडेंट के लिए उस पैसे को यूज करेगा, ठीक है। उसके बाद टू फैसिलिटेट द फॉरेन नेशनल टू कलेक्ट देयर पेंडिंग ड्यूज इन इंडिया, ठीक है, एडी बैंक्स में परमिट सच फॉरेन नेशनल्स टू रीडेजिग्नेट देयर रेजिडेंट अकाउंट्स मेंटेन इन इंडिया एज एनआरओ अकाउंट ऑन लिविंग कंट्री आफ्टर देयर एम्प्लॉयमेंट टू इनेबल देम टू रिसीव द पेंडिंग बोनाफाइड ड्यूज। बेसिकली अगर एक पर्सन था वो इंडिया में रह रहा था फॉर इट्स एम्प्लॉयमेंट, अब वो इंडिया से बाहर जा रहा है तो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, तो जो उसका रेजिडेंट अकाउंट है उसको एनआरओ अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि अगर जो उसके पिछली एम्प्लॉयमेंट के कुछ ड्यूज थे वो क्या कर सके, उस चीज को रिसीव कर सके। उसके बाद फंड्स क्रेडिट टू द एनआरओ अकाउंट शुड बी रिपार्टिएटेड अब्रॉड immediately subject to the payment of the applicable income tax and other taxes in India, ठीक है। The amount repatriated abroad should not exceed 1 million per financial year. The debit to the account holder should only be the purpose of repatriation the account holders अकाउंट मेंटेन अब्रॉड की जो आपने पैसा रिपार्टिएट करना है वो इमीडिएटली रिपार्टिएट कर दो। कंडीशन उसके अंदर जो भी इनकम टैक्स है या आउट जो भी टैक्सेस इंडिया के अंदर है वो आपने पे कर दिए हो, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट उसके ऊपर लिमिट लग रही है, लिमिट वही है यूएसडी $1 मिलियन वाली, क्योंकि ये सिर्फ एनआरआई को परमिट है, ठीक है। उसके बाद जो ये पैसा दिया जाएगा वो आपके अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफर करा जाएगा कि आप फॉरेन के अंदर जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हो सिर्फ उस अकाउंट के अंदर ही आपकी क्या कर दी जाएगी, रिपार्टिएशन कर दी जाएगी। उसके बाद अगर आपने जो इस अकाउंट में से पैसा सारा ट्रांसफर कर दिया, सारे ड्यूज हमने कवर कर दिए, तो इस अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंज ऑफ रेजिडेंट स्टेटस ऑफ अकाउंट होल्डर। इसमें बेसिकली अगर कोई पर्सन रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट के अंदर कन्वर्ट होता है तो जो उसका नॉर्मल अकाउंट था उसको एनआरओ अकाउंट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा, ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट से रेजिडेंट के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो जो उसका अकाउंट होल्डर था where the account holder is on temporary visit to India, the account should continue to be treated as non-resident during visit. बेसिकली अगर नॉन रेजिडेंट से रेजिडेंट के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसका जो अकाउंट है वो रेजिडेंट रूपी अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। बट अगर वो पर्सन क्या है, टेम्परेरी विजिट्स के लिए आया है, मतलब इंडिया का वो रेजिडेंट नहीं बनने वाला है, तो जो उसका अकाउंट है वो नॉन रेजिडेंट अकाउंट की तरह ही मेंटेन होता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज द पेमेंट ऑफ फंड्स टू द नॉन रेजिडेंट नॉमिनी, ठीक है। अमाउंट ड्यू और पेबल टू द नॉन रेजिडेंट नॉमिनी फ्रॉम अकाउंट ऑफ डिसीज अकाउंट होल्डर शैल बी कैरिड टू द एनआरओ अकाउंट ऑफ द नॉमिनी। कि अगर किसी पर्सन के पास पैसा पड़ा था, उसकी डेथ हो गई है, अगर उसके नॉन रेजिडेंट नॉमिनी को हमने पैसा ट्रांसफर करना है तो जो नॉन रेजिडेंट का एनआरओ अकाउंट होगा उसके अंदर हम पैसे को ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल क्रेडिट में क्या आता है, ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं टू द एनआरआईज एंड पीआईओस विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई बैंक, ठीक है। इनके अगेंस्ट जो भी पैसा एडजस्ट करा जाएगा वो किस तरीके से करा जा सकता है, या तो उसने अपने एफसीएनआर बैंक अकाउंट में पैसा रखा हो, एनआरई अकाउंट में रखा हो या एनआरओ अकाउंट में रखा हो, इन पैसों में से निकाल के उनके कार्ड्स के ड्यूज को एडजस्ट करा जा सकता है। उसके बाद इनकम टैक्स के रिलेटेड जो रेमिटेंसेज है वो तभी मेंटेन आपको अलाउ करी जाएंगी तब आप ये इंश्योर करा दे कि आपने टैक्स पे कर दिया। उसके लिए आप क्या करना है, आपको जो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब करे हैं उसके अंदर आपको डिक्लेरेशंस प्रोवाइड करनी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 फॉर्म्स आते हैं 15 जिसको हम 15C और 15C भी बोलते हैं, ठीक है। 15CA क्या होता है, डिक्लेरेशन होती है बाय द पर्सन, ठीक है। 15CB होता है बाय द सीए, जिसके अंदर वो बताता है कि हम जो फंड रिपार्टिएट कर रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स है वो डिडक्ट ऑलरेडी हो चुका है। उसके रिगार्डिंग हमने एक और चीज पढ़ी थी कि रिजर्व बैंक या फेमा के अंदर किसी भी तरीके की टैक्स इश्यूज के रिगार्डिंग कोई भी गाइडलाइंस इशू नहीं करी जाएंगी, बट ऑथराइज्ड डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये इंश्योर कराए कि जो भी टैक्स लॉज है उनको कंप्लाई कर दिया गया है। इसलिए आप जब भी देखेंगे, जब भी बैंकिंग के अंदर हमने किसी भी फॉरेन के अंदर रेमिटेंस करनी होती है तो हम इन 2 फॉर्म्स की डिमांड जरूर करते हैं कि आप 15CA और 15CB हमें ला के दो, उसके बाद ही जो आपको क्या है, जो ये रिपार्टिएशन है वो अलाउ करी जाएगी,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट अकाउंट आता है, दैट इज एसएनआरआर अकाउंट, जिसको बोलते हैं स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। ये बेसिकली इसलिए खोला जाता है कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो इंडिया के अंदर बिजनेस करना चाहता है, तो वो अपने एक अकाउंट खुलवा सकता है, जिसको बोलेंगे स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, ताकि वो इंडिया के अंदर क्या कर सके, रुपी के अंदर ट्रांजेक्शन कर सके, बट उसके अंदर वो किसी भी तरीके से किसी भी एक्ट की क्या ना कर रहा हो, वोलेशन कर रहा हो। उसके बाद जो भी एसएनआर अकाउंट खुलवाएंगे, उसको हम एज द सेम नोमेनक्लेचर फॉर द स्पेसिफिक बिजनेस ही उसको ओपन करेंगे। मतलब कि जो भी बिजनेस का नाम होगा उसके अकाउंट पे ही वो अकाउंट खोला जाएगा। एंड स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट के ऊपर किसी भी तरीके का आपको इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करा जाएगा, नॉन इंटरेस्ट बेरिंग अकाउंट होगा। उसके बाद जो भी डेबिट्स एंड क्रेडिट्स अकाउंट के अंदर होंगे वो आपके बिजनेस ऑपरेशन से ही रिलेट होने चाहिए। उसके बाद जो भी इस अकाउंट के अंदर ऑपरेशंस हुए हैं वो एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स ही होना चाहिए। टेन्योर ऑफ द एसएनआर अकाउंट शुड बी कंकरेंट टू द टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। बेसिकली जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जो प्रोजेक्ट है, जितना उसका टेन्योर है, आपके एसएनआर अकाउंट का भी टेन्योर उतना ही होगा। बट किसी भी हालात में जो ये टेन्योर है वो 7 साल से ऊपर नहीं हो सकता। बेसिकली 7 साल अगर आपके बीत चुके हैं अकाउंट के अंदर, तो उसके 7 साल के बाद किसी भी तरीके के ऑपरेशन उसके अंदर आपको अलाउ नहीं करे जाएंगे। उसके बाद ऑपरेशन इन द एसएनआर अकाउंट शुड नॉट रिजल्ट इन द अकाउंट होल्डर मेकिंग अवेलेबल फॉरेन एक्सचेंज टू एनी पर्सन रेजिडेंट इन अगेंस्ट रीइंबर्समेंट इन द रुपीज और ऑन एनी मैनर। बेसिकली जो भी एसएनआर अकाउंट के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं वो किसी भी तरीके से किसी भी रेजिडेंट को फॉरेन करेंसी प्रोवाइड ना कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये चीज हम अलाउ कर देते तो बेसिकली क्या कर रहा था, पर्सन अपने रुपीज को फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कन्वर्ट करा रहा था, तो इनडायरेक्ट मोड जो कि परमिटेड नहीं है। तो उस चीज को रोकने के लिए हमने ये प्रोविजंस डाली। उसके बाद जो भी एसएनआर के अंदर बैलेंस होंगे वो आप उसको रिपार्टेड करवा सकते हो, अपने एनआर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, sorry, balances in the SNR account shall be eligible for repatriation and transfer from NRE account to the SNR account are prohibited। बेसिकली SNR अकाउंट के अंदर जो पैसा है वो एनआर अकाउंट के अंदर ना रिपार्टेड कर सकते ना ट्रांसफर कर सकते, उसको क्या कर दिया गया, परमिटेड प्रोहिबिट कर दिया गया है। उसके बाद एसएनआर अकाउंट के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उसके अंदर जो भी टैक्सेस होंगे उसके ऊपर पे होंगे। रीजन भी एसएनआर अकाउंट किस लिए यूज हो रहा है, बिजनेस के लिए। अगर इंडिया के अंदर बिजनेसेस कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम अर्नड इन इंडिया। एंड अगर कोई इनकम अर्नड इन इंडिया है तो उसके ऊपर इंडिया के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्सेस लगते हैं। तो सिमिलरली एसएनआर अकाउंट के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उसके ऊपर जो भी टैक्सेस है वो क्या होंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद एसएनआर अकाउंट को मे बी डेजिग्नेटेड एज अ रेजिडेंट रुपी अकाउंट ऑन द अकाउंट होल्डर बिकमिंग अ रेजिडेंट। जब अकाउंट होल्डर जो भी होगा जिसने एसएनआर अकाउंट खुलवाया था, अगर वो रेजिडेंट बन जाता है तो इस अकाउंट को भी रेजिडेंट रुपी अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अमाउंट ड्यू और पेबल टू नॉन रेजिडेंट नॉमिनी फ्रॉम अकाउंट ऑफ डिसीज होल्डर विल बी क्रेडिटेड टू द नॉन एनआर अकाउंट ऑफ द नॉमिनी। कि जब उस बंदे, इन केस अगर उस बंदे की डेथ हो जाती है तो अगर नॉन रेजिडेंट नॉमिनी को पैसा हमने पे करना है तो उस नॉन रेजिडेंट नॉमिनी के एनआर अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश के किसी पर्सन ने या उनकी एंटिटीज जिनको बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग ओन करते हैं वो अपना एसएनआर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उन्हें आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो ये प्रोविजन है ये ऑलमोस्ट हर केसेस में सेम है, एक्सेप्ट इन वन केस बांग्लादेश के इंडिविजुअल्स को एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई थी। ठीक है, वो रिलैक्सेशन कौन से अकाउंट के अंदर प्रोवाइड करी गई है, वो हमें प्रोवाइड करी गई है विद रिगार्ड टू द नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट स्कीम। एनआरओ अकाउंट बांग्लादेश के इंडिविजुअल विदाउट अप्रूवल खुलवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वीजा। बाकी सभी तरह के अकाउंट्स के लिए चाहे वो बांग्लादेश इंडिविजुअल जो बांग्लादेश एंटिटीज हो उन्हें क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से प्रायर परमिशन लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट्स आते हैं, उनको बोलते हैं हम एस्क्रो अकाउंट्स। ठीक है, एस्क्रो अकाउंट्स बेसिकली कौन से अकाउंट्स होते हैं, अगर हम नॉन रेजिडेंट बीच में इंक्लूड ना करें, एस्क्रो अकाउंट हम समझे तो बेसिकली क्या होता है। ठीक है, लेट इट विथ दो बंदे हैं ए एंड बी। ठीक है, इंटरमीडिएटरी हम लेते हैं बैंक। ठीक है, ए ने क्या करना है, सपोज इसको ना शेयर सेल करने हैं। ठीक है, बट बी उसके अगेंस्ट क्या करेगा, पेमेंट करेगा। ठीक है, बट क्या है, बी को ये डर है कि अगर मैंने इसको पेमेंट कर दी तो शायद ए मुझे शेयर्स ना दे, एंड ए को ये डर है कि अगर मैं इसको शेयर्स दे दूं तो हो सकता है बी पेमेंट ना करे। तो दोनों के डर खत्म करने के लिए वो लोग यूज क्या करते हैं कि इंटरमीडिएटरी बीच में लाते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएटरी में बेसिकली क्या है, बी पेमेंट करेगा इंटरमीडिएटरी को, ए शेयर्स देगा, सॉरी बी ने पेमेंट कर दी बैंक को। ठीक है, बैंक ए को बोलेगा कि भाई मेरे पास ना पेमेंट आ चुकी है, तू शेयर अलॉट कर दे। ठीक है, जब ये शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तो क्या कर दी जाएगी, जो पेमेंट है वो ए को रिलीज कर दी जाएगी। बेसिकली क्या हुआ, पेमेंट डायरेक्ट ना होगी, क्या हुई, इनडायरेक्ट हुई है।
बट इन केस अगर शेयर अलॉट नहीं करता है तो बी को क्या कर दी जाएगी, पेमेंट उसकी वापस दे दी जाएगी। तो इस केस में बेसिकली क्या, वो दोनों जने इंश्योर हो गए। क्यों? बी को पता है मैंने पेमेंट दे दी है, शेयर मिलेंगे तो ही पेमेंट आगे फॉरवर्ड होगी, नहीं तो मुझे वापस मिल जाएगी। ए को पता है मैं शेयर ट्रांसफर करूंगा तो मुझे पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। इसको बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। तो एस्क्रो अकाउंट नॉन रेजिडेंट के केस में भी यूज करे जा सकते हैं। वो किस तरीके से होता है हम उसको देखते हैं, ठीक है। सो रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट एस्क्रो अकाउंट खुला सकते हैं इन आईएनआर विद एनी ऑथराइज्ड डीलर एज एन, जो इसके अंदर जो ऑथराइज्ड डीलर होगा वो एज एन एस्क्रो एजेंट क्या करेगा, वर्क करेगा। एंड इसके ऊपर फैमा रेगुलेशंस विद रिगार्ड टू द डिपॉजिट्स क्या होंगी, इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। उसके बाद जो भी इनके ऊपर ट्रांजेक्शन होगी वो एज पर द फैमा रेगुलेशंस ही होंगी, ठीक है। एंड सेबी की जो रेगुलेशन है इनके शेयर्स इन्वॉल्वमेंट है तो वो उसके सारी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो ट्रांजेक्शन होने वाली है। उसके बाद एस्क्रो अकाउंट्स के अंदर जो बैलेंस होगा वो क्या कर सकते हो, आप रिपार्टेड करा सकते हो। बट अगर आपने क्या करी है, सारी की सारी फॉर्मेलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड एक्विजिशन आपने पूरी कर दी है तो वैसा आपको रिपार्टेड करवाया जा सकता है। अगर किस केस के अंदर सपोज प्रपोजल मटेरियलाइज नहीं होता है तो ऑथराइज्ड डीलर क्या कर सकते हैं, जितना भी अमाउंट था एस्क्रो अकाउंट के अंदर पड़ा था उसको क्या करा जा सकता है, रिपार्टेड करवा दिया जाएगा एज पर द, अगर जो भी कंडीशन है वो उनको क्या कर दिया जाए, फुलफिल कर दिया जाए। इसकी एग्जांपल जैसे हमने अभी ए और बी वाली एग्जांपल देखी थी। सपोज ए बी को शेयर्स इशू ही नहीं करता, उस केस में बी बैंक को बोलेगा भाई मेरा पैसा वापस दे, मुझे शेयर नहीं है। तो उस केस के अंदर बैंक क्या करेगा, बी को सारा का सारा पैसा वापस कर सकता है, ठीक है। जब एस्क्रो अकाउंट की सारी फॉर्मेलिटीज, ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी, अकाउंट को कंप्लीटली इमीडिएटली क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद इन अकाउंट के अगेंस्ट कोई से भी तरीके की फंड और नॉन फंड फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ओपन बाय नॉन रेजिडेंट कॉर्पोरेट्स फॉर ओपन ऑफर्स, डीलिस्टिंग, एग्जिट ऑफर्स। इसमें बेसिकली क्या है, नॉन रेजिडेंट कॉर्पोरेट्स खोल सकते हैं इस तरह के अकाउंट्स को ताकि वो ओपन ऑफर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सके, डीलिस्टिंग के अंदर अपना पैसा वापस ले सके और एग्जिट ऑफर्स के अंदर अपना पैसा वापस ले सके। तो उसके लिए अकाउंट्स और एस्क्रो अकाउंट्स का यूज करा जा सकता है। इस केस के अंदर जो परमिटेड क्रेडिट्स क्या होंगे, मतलब पैसा किस किस तरीके से आ सकता है। फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेस थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स की, नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू अगर आप पैसा लेके आओ तो अपने एस्क्रो अकाउंट्स के अंदर डिपॉजिट करवा सकते हो। उसके बाद आता है परमिटेड डेबिट्स की, पैसा किस तरीके से निकाला जा सकता है एज पर द सेबी रेगुलेशन। एंड हमने ये इंश्योर करना है कि जो भी केवाईसी गाइडलाइंस है उनको हमने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। उसके बाद एस्क्रो अकाउंट्स के अंदर किस तरीके से क्रेडिट्स अलाउ करे जा सकते हैं, परमिटेड क्रेडिट्स क्या क्या है। फॉरेन रेमिटेंसेस जो हमने इन्वर्ट करवाई हैं थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स ताकि शेयर्स के अगेंस्ट पैसा दिया जा सके। सेकंड, रिसिप्ट ऑफ रूपी कंसिडरेशन थ्रू द नॉर्मल बैंकिंग चैनल फ्रॉम इंडिया बाय ऑफ रेजिडेंट एक्वायरिंग ऑफ शेयर्स हु प्रपोजेस टू अक्वायर देम फ्रॉम नॉन रेजिडेंट होल्डर बाय ऑफ ट्रांसफर। बेसिकली या तो आप इंडिया, आपने क्या करा, फॉरेन से पैसा लेके आए हो, या आपके पास जो इंडिया के अंदर शेयर पड़े थे वो आपने किसी को दे दिए या बेच दिए, उससे जो इंडियन रुपीज मिले वो भी आप इसके अंदर क्या करा सकते हो, क्रेडिट करवा सकते हो। उसके बाद इस अकाउंट से पैसा निकाला कैसे जा सकता है, आपने शेयर्स इशू करे, शेयर का पैसा देने के लिए आप डिपॉजिट करा सकते हो। उसके अलावा आपने कंसिडरेशन फॉर रिफंड टू द इनिशियल रेमिटर ऑफ फंड इन केस ऑफ फेलियर नॉन मटेरियलाइजेशन ऑफ द एफडीआई ट्रांजैक्शन फॉर व्हिच एस्क्रो अकाउंट वाज ओपन। एस्क्रो अकाउंट जिस अकाउंट के लिए, जिस पर्पस के लिए खोला था वो चीज मटेरियलाइज ही नहीं हुई तो उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको पैसे को वापस दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो भी एफडीआई ट्रांजैक्शंस होगी एस्क्रो अकाउंट के थ्रू, जो भी फैमा की प्रोविजंस है जो नॉर्मल एफडीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर लगती हैं, सेम प्रोविजंस एस्क्रो अकाउंट के ऊपर ट्रांजैक्शन के ऊपर भी लगने वाली हैं। उसके बाद जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी विद रिगार्डिंग द एस्क्रो अकाउंट्स, लाइक कि आपने किस तरीके से पैसा होगा, किस तरीके से रिपार्टेड करा जाएगा एक्सेट्रा, वो सारी की सारी चीजें आपने अपने एस्क्रो एग्रीमेंट, शेयर परचेज एग्रीमेंट एंड कंडीशंस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एक्सेट्रा के अंदर क्या कर देनी है, स्ट्रिक्टली डिफाइन कर देनी है, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग आवर एस्क्रो अकाउंट। नेक्स्ट जो हमारे पास जो प्रोविजंस आती है दैट आर रिलेटेड टू द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय अ कंपनी इन इंडिया फ्रॉम एनआरआईज और पीआईओज ऑन रिपार्टिशन बेसिस। So, a company incorporated in India, including NBFCs registered with the Reserve Bank, can not accept deposits on repatriation basis. ठीक है, सब इसके अंदर इंपॉर्टेंट सबसे चीज क्या है कि इंडिया, हमने डिपॉजिट की डेफिनेशन पढ़ी थी। डिपॉजिट की डेफिनेशन में ये भी आता है कि आप किसी इंडियन कॉर्पोरेट या के पास भी अपना पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो। तो इंडिया के अंदर जो कंपनीज हैं या जो एनबीएफसीज हैं वो फॉरेन नेशनल से, एनआरआई और पीआईओ से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट ओनली ऑन नॉन रिपार्टिशन बेसिस। रिपार्टिशन बेसिस के ऊपर पैसा आप डिपॉजिट नहीं करवा सकते। हाउएवर अगर आपके पास कोई पुराना डिपॉजिट पड़ा उसको रिन्यू करवा सकते हो, ठीक है। सो जो भी आपने पैसा डिपॉजिट कराना है वो सिर्फ किस पे अलाउ करा जाएगा, नॉन रिपार्टिशन बेसिस के ऊपर अलाउ करा जाएगा। एंड आपके ऊपर जो भी फैमा की रेगुलेशंस है वो अप्लाई होने वाली हैं। उसके बाद एंड इंडियन कंपनीज डिपॉजिट्स फ्रॉम एनआरआई एक्सेप्ट कर सकती हैं बाय वे ऑफ इशू ऑफ कमर्शियल पेपर्स, बट कमर्शियल पेपर्स के ऊपर जो भी रेगुलेशंस लगती हैं एज पर द नोटिफिकेशन नंबर दिस, वो भी आपके ऊपर क्या हो जाने वाली हैं, अप्लाई हो जाने वाली हैं।
ठीक है। उसके बाद जो हमारी अगली प्रोविजंस आती हैं, अगली कंडीशन आती है विद रिगार्ड्स टू द अदर अकाउंट्स और डिपॉजिट। इसके अंदर बेसिकली क्या आता है कि अगर किसी ऑथराइज डीलर ने अपनी हेड ऑफिस के पास, अपनी किसी ब्रांच के पास इंडिया के बाहर क्या करा है, कोई डिपॉजिट रखा है, या बाहर की कोई बाहर की ब्रांच, बाहर के कोरेस्पोंडेंट या बाहर का हेड ऑफिस ने इंडिया के अंदर कोई पैसा रखा है, तो उसके ऊपर जो भी डायरेक्शंस टाइम टू टाइम आरबीआई के द्वारा इशू की जाएंगी वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद शिपिंग और एयरलाइन कंपनी जो इंडिया के आउटसाइड इनकॉर्पोरेट हुई है, वो इंडिया के अंदर क्या कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, ताकि इंडिया के अंदर जो लोकल एक्सपेंसेस है विद रिगार्डिंग टू देयर एयरलाइन और शिपिंग कंपनी, उसको पूरा करा जा सके। ठीक है। उसके बाद इन जो भी ये शिपिंग कंपनीज अकाउंट खोलेंगी, इनके अंदर जो क्रेडिट्स अलाउ होंगे वो क्रेडिट्स किस किस तरीके के हो सकते हैं। आपने किसी से फ्रेट कलेक्ट की, आपने किसी से पैसेज फेयर कलेक्ट किया, या आपने इनवर्ड रेमिटेंसेस कराई, तो तीन तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉरेन करेंसी अपने जो अकाउंट्स आपने खुलवाए हैं बाय एयरलाइन और शिपिंग कंपनी, उसके अंदर पैसा डाल सकते हो। उसके बाद अगर कोई फॉरेन कंपनी या फॉरेन एंटिटी है, वो इंडियन एंटिटीज के साथ क्या कर रही है, अनइनकॉर्पोरेटेड जॉइंट वेंचर्स कर रही हैं, ताकि कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करा जा सके, तो वो क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट एंड एक एसएनआरआर अकाउंट खुलवा सकते हैं। बट उसके अंदर जो भी रेगुलेशन है वो आपके ऊपर अप्लाई होंगी। बट एंड जो ये आप अकाउंट खुलवाओगे, वो अकाउंट किस लिए यूज होना चाहिए, ताकि आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर अपनी ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर सको। ठीक है। उसके बाद जो भी इस अकाउंट के अंदर डेबिट या क्रेडिट होंगे, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड ही होने चाहिए। दे शुड बी इंसिडेंटल टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ द अनइनकॉर्पोरेटेड वेंचर। उसके बाद जो भी इन अकाउंट्स का टेन्योर या पीरियड होगा, वो उस पर बेस करेगा कि आपका जो बिजनेस है वो कितना टेन्योर का है, सेम उसका आपके यूवी के ऊपर अप्लाई होगा। एंड जो भी इसके अंदर ऑपरेशन करे जाएंगे वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक जो हम जनरल प्रोविजन हर अकाउंट के केस में पढ़ के आए हैं कि अगर किसी पाकिस्तान या बांग्लादेश के इंडिविजुअल ने या कोई एंटिटी जिनको पाकिस्तान या बांग्लादेश के इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, उनको अगर ऐसे अकाउंट्स खुलवाने हैं तो उन्हें क्या करनी पड़ेगी, आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेम कंडीशन जॉइंट वेंचर्स अकाउंट के ऊपर भी अप्लाई होती है। उसके बाद नॉमिनेशन वाली कंडीशन ऑब्वियसली प्रोवाइड करी ही जाएगी। रीजन बीइंग हम ऊपर जितने अकाउंट पढ़ के आए हैं, ऑलमोस्ट हर में ये कंडीशन थी कि अगर डेथ हो जाती है, नॉन रेजिडेंट नॉमिनी को पैसा हमने पे करना है, तो एनआर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो वो पैसा तभी ट्रांसफर करा जाएगा अगर उस पर्सन को क्या दी जाएगी, नॉमिनेशन फैसिलिटी दी जाएगी। सो ऑथराइज्ड डीलर्स में प्रोवाइड नॉमिनेशन फैसिलिटीज इन रिस्पेक्ट टू द डिपॉजिट और अकाउंट्स इन दीज रेगुलेशन मेंटेन्ड बाय इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑथराइज्ड डीलर्स मेंटेनिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट। सो एन ऑथराइज्ड डीलर मेंटेनिंग अकाउंट्स अंडर दिस मास्टर डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू, कि बेसिकली अगर कोई भी ऑथराइज्ड डीलर अकाउंट खोल रहा है तो उसको क्या क्या चीजें को देखना है, उसको कंप्लाई करना है विद द डायरेक्शन इशूड बाय द रिजर्व बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड उसको टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या करनी है, पीरियोडिक रिटर्न्स और स्टेटमेंट जो भी रिजर्व बैंक ने उनको बोली है वो उनको सबमिट करवानी है। ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर है, दैट इज फॉरेन अकाउंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, वो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए आईबीएफ लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर आईओएस यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030, एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।